राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो श्रद्धालुओं, हम पिछले एपिसोड में हमने बात की थी भी गीता को हम किस प्रकार से पढ़ें ताकि वो हमें सही अर्थों में समझ में आए। और हमने ये भी बात की थी कि गीता पर हमें सर्वाधिक जोर इसलिए देना चाहिए क्योंकि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो बहुत संख्या भी बहुत उनकी विस्तृत है और खुद भी वो बहुत विस्तृत है। तो उन सभी को हम पढ़े और किसी निष्कर्ष पर पहुंचे तो इतना समय नहीं है किसी के पास में, तो वो तो है असंभव। सामान्य गृहस्थी के लिए उन चीजों को समझना बहुत ही दुर्भर कार्य है। तो मैंने जो अध्ययन किया है और गीता क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने हमें बतलाई है तो वो हमारे लिए सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है और सारगर्भित है। संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान गीता में निहित है। लेकिन मुख्य बिंदु ये है कि उसे हम अच्छी प्रकार से समझकर किस प्रकार से उसका अध्ययन करें ताकि हमें फायदा हो। आध्यात्म एक ऐसी चीज है कि जब तक आपको किसी प्रवचन पर विश्वास नहीं है, किसी पुस्तक पर विश्वास नहीं है, किसी गुरु पर विश्वास नहीं है, तब तक आपको उसका कोई फायदा नहीं होता है। और विश्वास आपको तभी होगा जब वो बात आपके आत्मा में बैठेगी, आपका दिमाग उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार होगा, तभी हमें उस बात पर विश्वास होगा। उदाहरण के लिए आज से 100 वर्ष पहले कोई ये कहे कि हम दो व्यक्तियों के बीच में दूर बैठे हुए भी वार्तालाप कर सकते हैं, आमने सामने हम देख सकते हैं, तो किसी को भी विश्वास नहीं होगा क्योंकि उस प्रकार की घटनाएं कभी किसी ने देखी नहीं और ना ही हम दैनिक जीवन में उस प्रकार की घटनाएं देखते हैं। लेकिन आज कोई ये कहे कि ठीक है मैं तेरे को 2 घंटे बाद में वीडियो कॉल करूंगा, चाहे वो व्यक्ति अमेरिका में बैठा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, चाहे वो दूसरे कमरे में बैठा हो, तो सभी उस बात का विश्वास कर लेंगे कि सही कह रहा है, वीडियो कॉल हो जाएगी। तो आज विश्वास इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग इस बात को स्वीकार करता है कि वाकई में ऐसा होता है। तो यही समस्या हमारे धार्मिक ग्रंथों के संबंध में आती है। रामायण की कहानियां, महाभारत की कहानियां, कथाएं हम लोग सभी पढ़ते हैं और सभी को वो लगभग याद भी होती है। फिर भी हमें अध्यात्म का ज्ञान नहीं हो पाता और हम जो हमारा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करनी, उसकी तरफ अग्रसर नहीं हो पाते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए जो मैंने अनुभव किया है और जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है वो मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है आपको बात समझ में आ जाए और आपको उससे फायदा मिल जाए। तो मित्रों, श्रद्धालुओं, गीता को समझने के लिए अब गीता में 11वें अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखलाते हैं जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण से ही उत्पन्न होता हुआ और संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण में ही समाप्त होता हुआ अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा था। तो ऐसी घटना हम क्योंकि देखते रही है, हमें इस चीज का अनुभव नहीं है, तो हम उस चीज को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। फिर महाभारत में कृष्ण भगवान ने जब दुर्योधन के सामने पांडवों का पक्ष लेकर समझौते के लिए गए थे तो धृतराष्ट्र के दरबार में जब उनकी बात नहीं बनी तो दुर्योधन ने नाराज होकर कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया था। उस वक्त भी कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप
प्रदर्शित किया था और दुर्योधन की सेनाएं उनके नजदीक भी नहीं फटक पाई थी। तो वो क्या चीज थी? वो भी हमें दैनिक जीवन में इस प्रकार की घटनाएं देखने के लिए नहीं मिलती हैं। और आज हमारे सामने कोई भी ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं है जो उस प्रकार की घटना को वैसे ही उत्पन्न करके दिखा सके। तो हमें उस पर भी विश्वास नहीं होता है। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने के लिए शपथ ली थी, तो उस शपथ को पूर्ण करवाने के लिए कृष्ण भगवान ने समय से पहले सूर्यास्त करवा दिया था। तो कोई व्यक्ति सूर्य को किस प्रकार से ओझल कर सकता है, तो ये भी हमारी कल्पना से बाहर की चीज है। तो ये घटना भी हमें केवल काल्पनिक ही लगती है, लेकिन वास्तव में क्या हुआ था वो चीज समझने के लिए हमें सबसे पहले मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। मनोविज्ञान क्या है? ये हमारी शारीरिक संरचना और हमारी जो मानसिक स्थिति है उससे संबंधित विषय है। हमारा जो शरीर है वो एक प्रकृति की बहुत ही अद्भुत और विलक्षण संरचना है। पूरे ब्रह्मांड में इससे जटिल संरचना और इससे उन्नत संरचना अभी तक नहीं हुई है। जितने भी जीव जंतु हैं, जिनमें जीव है, वो तो सभी विलक्षण है ही, लेकिन उनमें सर्वाधिक मनुष्य है। वो इसलिए है कि हमारे शरीर में जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जिससे हम चीज समझते हैं, विभिन्न जो हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं उनके द्वारा जो संकेत हमें मिलते हैं उनको हम समझते हैं, उनका हम विश्लेषण करते हैं, उससे संबंधित है। तंत्रिका तंत्र में हमारे खोपड़ी में जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, एक मांस का पिंड है, वो तो और भी ज्यादा विलक्षण है बाकी शरीर के अवयवों से। वैसे तो सभी अवयव ही अपने आप में विलक्षण है, लेकिन वो इस संदर्भ में सबसे ज्यादा विलक्षण है। तो हम मस्तिष्क के संबंध में थोड़ी सी रोचक जानकारी पहले हम लेंगे। तो पूरे शरीर में जितने भी अवयव हैं उनकी सबसे जो छोटी इकाई है उसे कोशिका कहते हैं। और मस्तिष्क से या तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई या जिससे तंत्रिका तंत्र निर्मित है वो कोशिका है, वो थोड़ी बाकी शरीर की कोशिकाओं से भिन्न है, आकार में भी और प्रभाव में भी। उस कोशिका को हम बोलते हैं न्यूरॉन। तो हमारा जो मस्तिष्क है उसमें जितनी ज्यादा न्यूरॉन्स की संख्या होगी वो उतनी ही ज्यादा गणनाएं कर सकता है, याद रख सकता है, चीजों का विश्लेषण कर सकता है। तो हमारे सामान्य एक स्वस्थ मनुष्य है, उसके मनुष्य में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, यानी 86 अरब न्यूरॉन। और हमारा जो संपूर्ण तंत्रिका तंत्र है उसका केंद्र हमारा मस्तिष्क है। फिर वहां से तंत्रिका तंत्र जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, मेरुरज्जु, उसके अंदर से गुजरता है और फिर वो पसलियों के अंदर से सभी दिशाओं में उसकी शाखाएं हैं जो हमारे प्रत्येक अंग तक पहुंचती हैं, सिर से लेकर पैर के नाखून तक। तो ये एक बहुत ही जटिल संरचना है। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो इसको सबसे आसान तरीका है समझने के लिए। आज हम दैनिक जीवन में कंप्यूटर से सभी वाकिफ हैं। तो कंप्यूटर जिस प्रकार से गणनाएं करता है, कंप्यूटर की क्षमता भी आप देखते हैं अलग अलग होती है। मोबाइल है, ये भी एक छोटे प्रकार का कंप्यूटर है।
इसकी स्पीड और इसकी डाटा संग्रहण की क्षमता एक लैपटॉप और एक बड़े कंप्यूटर की तुलना में कम है। और कंप्यूटर्स में भी सुपर जो कंप्यूटर जिनको हम बोलते हैं, उनकी डाटा संग्रहण की और जो प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो तो और भी ज्यादा होती है। अब हम हमारे मस्तिष्क का जो कंप्यूटर है, हमारा मस्तिष्क एक जो कंप्यूटर है, उससे हम एक बड़े कंप्यूटर से तुलना करेंगे और देखेंगे कि हमारे मस्तिष्क में कितनी क्षमता है। तो कंप्यूटर की जो क्षमता है, उसमें जो सिलिकॉन चिप है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स उसमें लगे हुए हैं, जो कि एक बिट का संग्रहण करते हैं, उसको आप एक न्यूरॉन की तरह एक बिट की तुलना आप उससे कर सकते हैं। बिट एक अलग प्रकार की निर्जीव संरचना है और न्यूरॉन एक अलग प्रकार की सजीव संरचना है, लेकिन दोनों की कार्य प्रणाली एक जैसे ही है। जितनी ज्यादा संख्या बिट्स की होगी किसी कंप्यूटर में, उतनी ही उसकी स्टोरेज क्षमता ज्यादा होगी, और जितनी वो डाटा संग्रहण करेगा वो स्टोरेज क्षमता पर निर्भर करता है। फिर उनका डाटा वो विश्लेषण करता है और उसकी स्पीड होती है। उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन है वो भी एक बिट की तरह ही है। जितनी इनकी संख्या ज्यादा होगी, उतने ही स्टोरेज पावर हमारे मस्तिष्क यानी तंत्रिका तंत्र की अधिक होगी, और जितनी उसकी डाटा स्पीड होगी विश्लेषण करने की, उतनी ही तेजी से वो गणनाएं करता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको केवल मस्तिष्क में उपस्थित जो न्यूरॉन्स की संख्या बताई है, वो है लगभग 86 अरब। 1 अरब कितना होता है? 1 अरब होता है 10 की पावर 9, यानी 10 संख्याएं जब होती हैं तो 1 अरब होता है। अब ये गणनाएं किस प्रकार से करते हैं? 86 अरब तो कोई आपको बड़ी संख्या नजर नहीं आएगी, क्योंकि अरब के बाद में खरब 10 अरब भी है, फिर खरब भी है, फिर 10 खरब भी है, फिर संख भी है, फिर 10 संख है, फिर नील है, फिर 10 नील है, फिर पदम है, 10 पदम है। तो हमारे सनातन साहित्य में तो गणनाएं पदम तक भी है और उससे आगे भी है, तो उसकी तुलना में तो अरब तो कोई बड़ी संख्या नहीं है। लेकिन आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो एक मैथमेटिकल टर्म है स्टैटिस्टिक्स की, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। उसके बगैर आपको इसकी विशालता की कल्पना नहीं होगी, और जो सुपर कंप्यूटर है उसकी तुलना में आप अपने मस्तिष्क का कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, हमारे पास केवल एक ही डंडी है, एक ही रंग की है, मान लीजिए लाल, तो वो केवल एक युग्म ही बना सकती है। अब आप दो डंडियों की कल्पना कीजिए तो उसके कितने पैटर्न बनेंगे। उदाहरण के लिए, एक लाल डंडी है, एक हरी डंडी है, तो आप उनको दो तरह से रख सकते हैं, लाल डंडी को बाईं तरफ, हरी डंडी को दाईं तरफ। फिर आप उस क्रम को उल्टा भी कर देंगे तो वो दूसरा पैटर्न हो जाएगा। अगर डंडियों की संख्या 1 है तो हमारे पास एक पैटर्न होगा, डंडियों की संख्या 2 है तो हमारे पास 2 पैटर्न होंगे। इसी प्रकार से आपके पास में अगर 3 डंडियां हैं, एक लाल रंग की, एक हरे रंग की और एक पीले रंग की, तो आप देखिए आप इनको कितने प्रकार से इनके युग्म आप बना सकते हैं। सबसे पहले लाल हरा पीला, फिर आप हरे और लाल को एक दूसरे से बदल दीजिए, तो फिर हरा लाल पीला, फिर आप पीले रंग को सबसे पहले ले आइए, तो लाल हरा पीला, क्या नाम, पीला हरा लाल। इस प्रकार से आप कितनी युग्म बना सकते हैं? ये युग्म बनेंगे 6। इसको हम गणित में फैक्टोरियल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो फैक्टोरियल 3 यानी 3 गुणा में 2 गुणा में 1, ये संख्या आ गई 6। फैक्टोरियल 2 यानी 2 गुणा में 1, ये संख्या आ गई 2। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 1, तो 1 गुणा में 1 तो 1 ही होएगा। इसी प्रकार से अगर 4 रंग की डंडियां आपके पास में हैं
तो वो कितने प्रकार के जोड़े बना सकते हैं, पेयर बना सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। तो उसको हम करेंगे फैक्टोरियल 4 से। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। तो 4 3 12 दूना 24, यानी 4 डंडियां हैं, तो वो 24 प्रकार के पैटर्न बनाएंगे। इसी प्रकार से जितनी ज्यादा संख्या है उसका जब हम फैक्टोरियल लेंगे, यानी उन इकाइयों को हम अलग अलग तरीके से संयोजित करने की कोशिश करें, तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। तो हमारे दिमाग में जो 86 बिलियन 86 अरब जो न्यूरॉन है, वो कितने प्रकार के पैटर्न बना सकते हैं, कितनी प्रकार की सूचनाएं वो संग्रहित कर सकते हैं, कितने प्रकार से वो विश्लेषण कर सकते हैं, ये होएगा फैक्टोरियल 10 रेज टू पावर 86, यानी 10 की घात 86। आप इस पहले तो इस संख्या को ही समझो, 10 की घात 86 यानी 10 की पावर 9 है, तो उसमें 10 संख्याएं होंगी। तो 10 की घात 86 इसमें 87 संख्याएं होंगी। अब आप इसको गिनते जाइए, गिनते जाइए, गिनते जाइए, गिनते जाइए, फिर उसका फैक्टोरियल आप लो। 10 की घात 86 गुणा में 10 की घात 87 गुणा में 10 की 85 गुणा में 10 की घात 84। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा जो सामान्य सा दिखने वाला जो मस्तिष्क है, वो इतनी ज्यादा विशाल क्षमता रखता है स्टोरेज की, और फिर वो उसी स्पीड से ही गणना कर सकता है। तो आपका मस्तिष्क है वो दुनिया में सबसे बड़े जो सुपर कंप्यूटर है। उदाहरण के लिए एक है एल कैप्टिव, इसी प्रकार से एक है नरोरा, इसी प्रकार से एक मैट्रिक्स है। इस प्रकार से दुनिया में दुनिया भर के सुपर कंप्यूटर है। उनकी जो मेमोरी है, स्टोरेज क्षमता है, वो गीगाबाइट्स में है, टेराबाइट्स में है। टेराबाइट्स 10 की पावर 12, वो भी 86 के नजदीक नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका मस्तिष्क है वो दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर से भी बहुत 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 ज्यादा शक्तिशाली है। यानी आप उतनी चीजें आपको याद रहती है, उतनी प्रकार से आप उनका विश्लेषण करते हैं। अब इतनी क्षमता होने के बावजूद भी हम लोग एक छोटी सी गणना के लिए कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। कोई चीज याद रखने के लिए हम नोटबुक का उपयोग करते हैं। और भी बहुत से साधन है, मोबाइल का उपयोग कर लेंगे घर में। तो हम उस स्तर, सुपर कंप्यूटर जैसे स्तर का हम अपने दिमाग से हमने उपयोग क्यों नहीं लेते? तो श्रद्धालुओं, अब समस्या यहां पर मस्तिष्क की नहीं है, समस्या हमारी है, क्योंकि हम अपने मस्तिष्क को समझते नहीं है, ना हमने समझने की कोशिश की है। मनोविज्ञान इस बात पर प्रकाश डालता है। आप चाहें तो आप अपनी याददाश्त को अनंत तक बढ़ा सकते हैं। उसके लिए अभ्यास आपको करना पड़ेगा। आप चाहें तो आप विशेष प्रकार की गणनाएं करने में आप बहुत ही एक्सपर्ट हो सकते हैं। आप चाहें तो विशेष प्रकार के डाटा याद रखने में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो विश्लेषण करने की क्षमता भी आप उसी प्रकार से उतनी क्षमता तक बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए शकुंतला देवी का नाम आपने सुना होगा, गणितज्ञ है वो, अब तो वो गुजर गई, भारतीय थी। गणनाओं के अंदर उन्होंने उस वक्त के सुपर कंप्यूटर को भी फेल कर दिया था। इसी प्रकार से शतरंज के जो खिलाड़ी हैं वो कंप्यूटर को भी फेल कर देते हैं, एक्सपर्ट। अब क्योंकि उन्होंने अभ्यास के द्वारा अपने दिमाग की क्षमता यानी गणना करने की
जो प्रोसेसिंग है उसको उसी प्रकार से ही डेवलप किया है। एक कंप्यूटर में, एक मोबाइल फोन में या एक कैलकुलेटर में और हमारे दिमाग में मूल रूप से जो बेसिक फर्क क्या है वो ये है कि हमारा दिमाग एक जीवित इकाई है, वो एक मशीन है। तो सबसे बड़ी बात तो मशीन को थकान महसूस नहीं होती। जब तक उसको ऊर्जा मिलती रहेगी, ईंधन मिलता रहेगा, वो चलता रहेगा। हमारी ये जैविक इकाई है, इसकी पूर्ति हम पेट्रोल, डीजल, बिजली इत्यादि से पूर्ति नहीं कर सकते ऊर्जा की। वो हमारा जो शरीर का जैविक जो प्रोसेस है उसी के द्वारा ही इसको ऊर्जा मिलती है। तो ये भी जैसे बाकी शरीर हमारा थकता है तो हमारा दिमाग भी उसी प्रकार से ही थकता है। तो हमारे दिमाग की कार्य करने की जो कंडीशन है वो अलग प्रकार की है। फिर कंप्यूटर में जो काम कीबोर्ड का है वो उसका प्रोसेसर नहीं करता, जो उसके कैमरा का है वो माइक्रोफोन नहीं करता, जो उसके माइक्रोफोन का है वो कैमरा नहीं करता। यानी एक मशीन में उसके प्रत्येक अंग का कार्य विभाजन बहुत स्पष्ट है, उनको हम एक दूसरे से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। लेकिन हमारा दिमाग एक जैविक इकाई है। दिमाग को पीछे स्क्रीन पर जो आपके मस्तिष्क की संरचना और तंत्रिका तंत्र की जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उसकी साइज और उससे आप देख सकते हैं, अगर आपको इस चीज का ज्यादा ज्ञान नहीं है तो वो एक बहुत ही जटिल संरचना है। हमारे शरीर के बारे में जितना हमारे डॉक्टर्स, जीव विज्ञानी या साइकोलॉजिस्ट बाकी शरीर के बारे में जितना जानते हैं उसकी तुलना में हमारे मस्तिष्क के बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी है। इतनी कम है कि आप ये कह सकते हैं कि अब हम मस्तिष्क के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। मस्तिष्क की संरचना जैसे आप स्क्रीन में लिखे हुए देख रहे हैं, अंग्रेजी के अक्षर लिखे हुए देख रहे हैं, कॉर्टेक्स है, व्हाइट मैटर है, ग्रे मैटर है, न्यूरॉन है। तो मस्तिष्क के बहुत से विभाग है। ये अखरोट के अंदर जो गिरी निकलती है बाहर से देखने तो ऐसा ही है ये, लेकिन इसकी संरचना इतनी जटिल है कि मस्तिष्क का अगर कोई एक भाग कार्य करना बंद कर दे तो उस कार्य को दूसरा भाग धीरे धीरे पूरी तरह से अंगीकार कर लेता है। अगर हमारे कोई भी तंत्रिक क्या नाम ज्ञानेंद्रियों वाली जो इकाई है, अगर वो आपका काम करना बंद कर दे तो उस ज्ञानेंद्रिय का कार्य मस्तिष्क का, वैसे तो देखने के लिए ऑसिपिटल लोब है, इसी प्रकार से अलग अलग मस्तिष्क के विभाग हैं अभी तक जो वैज्ञानिक जानकारी हमें प्राप्त हुई है, लेकिन वो बहुत मोटी मोटी जानकारी है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत मैं आपको उदाहरण इस मामले में दे सकता हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों के हाथ हैं वो जन्म से नहीं होते या किसी कारण से कट जाते हैं, तो वो पैर से भी उतने ही प्रकार के कार्य, लिखना पढ़ना सब वो पैर से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे किसी में रंग अंधता उत्पन्न हो जाती है, आंखों से रंग नहीं दिखाई देता या उसकी दृष्टि खत्म हो जाती है, तो रंगों की पहचान इत्यादि का कार्य सारी अपनी वो स्पर्श जो इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय है, यानी मस्तिष्क का वो भाग है, वो रंगों की पहचान इत्यादि का सारे कार्य करना शुरू कर देता है। वो केवल स्पर्श से ही बता सकते हैं कि ये कौन सा रंग है, ये कौन सा रंग है। और इस मामले में वो कुछ लोग तो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हमारी आंखें दो रंगों के भेद में, बैंगनी और क्या नाम है नारंगी रंग में फर्क, या बैंगनी और उसके नजदीक जो भी दूसरा रंग है, उसके बैंगनी रंग में भी बहुत शेड होती है, लाल रंग में भी बहुत शेड होती है, उनको पहचानने में हमारी आंख धोखा खा सकती है। लेकिन जो स्पर्श से इस प्रकार से रंग बताते हैं वो इतना एक्यूरेट बताएंगे कि उनकी पहचान में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं मिलती है।
तो कहने का मतलब ये है, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली बिल्कुल कंप्यूटर के समान है, सुपर कंप्यूटर से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वो सुपर कंप्यूटर की तरह एक मशीन नहीं है, वो एक जैविक इकाई है। उदाहरण के लिए जैसे शकुंतला देवी थी, तो उन्होंने अपना पूरा अभ्यास ही केवल संख्याओं के ऊपर रखा। संख्याओं की गणना में वो इतनी एक्सपर्ट हो गई थी कि 23 अंकों की कोई संख्या है, उसका घनमूल हो, 5वां मूल हो, 50वां मूल हो, वो तुरंत कंप्यूटर से भी पहले गणना करके बता देती थी। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि दैनिक जीवन में बहुत से लोगों को तिथियां बहुत याद रहती हैं, बाकी उनकी उतनी याददाश्त और फील्ड में नहीं है, तो उनका उस चीज में इंटरेस्ट होता है, वो लगातार उस चीज का अभ्यास करते हैं, तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वो इतना आगे तक बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम अभ्यास करें तो हम किसी क्षेत्र विशेष में हम इतने एक्सपर्ट हो सकते हैं कि उसके सामने कंप्यूटर भी फेल हो जाता है। अब जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं तो थोड़े समय बाद आपको फिल्म याद रहती है, फिर धीरे धीरे आप उसको भूलना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक मोबाइल फोन में रिकॉर्डेड फिल्म आप उसको 10 साल बाद में देखेंगे तब हूबहू वैसी की वैसी दिखाई देगी, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। लेकिन उस वक्त आप ये भूल जाते हो, आपने फिल्म देखी, जैसे कैमरे से हम मोबाइल से कोई फिल्म रिकॉर्ड करते हैं, दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल एक समान है। मोबाइल एक मशीन है, उसके डाटा संग्रहण में जितने बिट्स, जितना डाटा आपका कंज्यूम होगा उस फिल्म को रिकॉर्ड करने के लिए, वो क्षेत्र डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके बाद में कोई आप और फिल्म बनाते हैं या और कोई फोटोग्राफ लेते हैं, वो अलग स्पेस ग्रहण करेगा। हमारे मस्तिष्क में इस प्रकार से कोई विभाजन नहीं है। आपने फिल्म देखी, आपको याद है, अब आप फुटबॉल खेलने चले गए, तो फुटबॉल खेलने के दौरान आपके दिमाग में क्या क्या विचार आए हैं, क्या क्या चीज आई है, वो भी उसी स्टोरेज में जा रही है। हालांकि उस स्टोरेज की क्षमता कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर से बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका उस प्रकार से बाइफिकेशन नहीं है। हमारा मस्तिष्क भी उस प्रकार से अलग अलग विभागों के कार्य करने के लिए बना हुआ नहीं है। कुछ विभाग है, कुछ मस्तिष्क के भाग हैं जो विशेष विभाग के लिए ज्यादा सक्रिय है। जैसे दृष्टि है, तो दृष्टि आपको क्या है कि मस्तिष्क का जो ऑसिपिटल लोब है, वहीं पर उसके ज्यादा डाटा संग्रहण होते हैं, वही ज्यादा विश्लेषण करते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, वो कार्य दूसरा विभाग भी कर सकता है, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कंप्यूटर में या मोबाइल में इस प्रकार की सुविधा नहीं है, क्षमताएं हमें बहुत है। तो आप कुल मिला के ये समझ सकते हैं कि हमारी याददाश्त जो है, किसी भी विशेष कार्य करने में हमारी जो प्रक्रिया है वो कंप्यूटर से किस प्रकार से भिन्न है। कंप्यूटर में तो आपने क्या किया कि एक कोई भी चीज है, जैसे फिल्म है, फिल्म आपने देखी तो एक कागज हो गया, उस कागज पर आपने कुछ लिख दिया और उस कागज को आपने अलग रख दिया। फिर आपने कैमरे से कोई फोटो खींची तो वो भी एक अलग कागज है, दूसरा कागज है, वो दोनों कागज एक नहीं है। उस पर आपने कुछ लिखा और उसको अलग लिख दिया, तो आप 10 साल बाद में, 20 साल बाद में आप दोनों कागज अलग अलग हैं, उनका आपस में किसी प्रकार का संबंध नहीं है, उस पर लिखा हुआ उस पर लिखा हुआ होता है, इस प्रकार से। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है वो चीजों को किस प्रकार से रिकॉर्ड करता है, याद रखता है, वो यही है कि एक ही कागज है आपके पास में, और क्योंकि कागज भी एक निर्जीव वस्तु है, जैविक नहीं है, तो आप एक कपड़े को ले लीजिए या कागज ही ले लीजिए, उस पर लिखने के बजाय आपको सलवट डालनी है। एक फिल्म देखी, उसकी कुछ सलवट हो गई, फिर आपने फोटो देखी, उसकी कुछ सलवट, फिर आप
क्रिकेट खेलने चले गए, क्रिकेट ग्राउंड की जो आपकी आदत था वो उसमें आ गई। इस प्रकार तो सलवट पर सलवट, सलवट पर सलवट, सलवट पर सलवट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें गायब हो रही है, वो चीजें आपके दिमाग में। लेकिन जब आप उसको दोबारा रिकवर करने की कोशिश करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो आप फिर उन सलवटों को पहचान नहीं पाते हैं। फिर आप धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं और प्रारंभ कर देते हैं। तो हमारा मस्तिष्क इस प्रकार से कार्य करता है, सुपर कंप्यूटर से किसी प्रकार से कम नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद में जैसे हम पाठ पढ़ते हैं, तो अध्यापक हमें बार बार उस पाठ को दोहराने की सलाह इसलिए देते हैं कि वो सलवट आपकी एक ही जगह बार बार वैसी सलवट और गहरी और गहरी और गहरी, तो जितनी सलवट गहरी होगी उस सलवट को समय निकलने के बाद में पहचानना उतना ही आसान होता है। एक सलवट डाली, फिर दूसरी डाल दी, फिर उस सलवट को हमने दोबारा दोहराया नहीं, तो वो सलवट फिर धीरे धीरे दूसरी सलवटों के कारण वो फीकी पड़नी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार का हमारा मस्तिष्क होता है। तो ये जो मैंने आपको हमारे मस्तिष्क और याद रखने की क्षमता और सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा हमारे मस्तिष्क की क्षमता है, ये चीज मैंने इसलिए बताई है कि हम लोग अपने मस्तिष्क का पूरा सदुपयोग करते नहीं है, और हमें इस बात की जानकारी नहीं होती कि किसी विशेष क्षेत्र में निपुणता हासिल करने के लिए अभ्यास के द्वारा हम मस्तिष्क का किस प्रकार से उपयोग करें। तो ये हमारे गीता का जब हम अध्ययन करेंगे, एक एक श्लोक का अपन विश्लेषण करेंगे, तो विराट रूप भी आएगा। फिर गीता में साथ में महाभारत की, गीता तो महाभारत से ही संबंधित है, तो उसकी घटनाएं भी आएंगी। तो उन घटनाओं में जो विलक्षण घटनाएं हुई थी, तो कुछ मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊंगा, तो उनका विश्लेषण है ना करने के लिए हमें मनोविज्ञान किस प्रकार से काम करता है, सुपर साइंस बोलते हैं मनोविज्ञान को, जहां पर सभी विज्ञान खत्म हो जाती है वहां से मनोविज्ञान प्रारंभ होती है। मैंने आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आपने देखा होगा कि साइकोलॉजी भी मेरा सब्जेक्ट रहा है, बहुत अच्छी मेरे को जानकारी है। जैसे उदाहरण के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया था। अब आज के जमाने में तो कोई भी कहेगा ये तो कपोल कल्पित है। इसी प्रकार से अक्रूर जी जब कृष्ण को लेने गए थे, तो गोपियां इत्यादि ने कृष्ण से निवेदन किया था कि महारास किया जाए फिर आप जाएं। तो महारास जो हुआ था, जिसमें गोपियां थे, राधा कृष्ण थे, तो उसमें कृष्ण ने अपनी लीला से सभी गोपों को अपना रूप प्रदान कर दिया था और सभी गोपियों को राधा का रूप प्रदान किया था। तो आप कहेंगे जी ये भी बिल्कुल कपोल कल्पित है ना, ये घटना है। फिर कृष्ण ने बहुत चमत्कार दिखाए हैं, 2 बार विराट रूप दिखाए हैं। इस प्रकार से उन्होंने और भी सूर्यास्त जैसी घटना है और भी ऐसी विलक्षण घटनाएं हैं। वो घटनाएं जब तक आप मनोविज्ञान, सम्मोहन इत्यादि नहीं समझेंगे, तब तक आप गीता को भी नहीं समझ पाएंगे। और जब गीता ही आपकी समझ में नहीं आएगी, तो निष्काम कर्म और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर हम किस प्रकार से बढ़ पाएंगे। उन बातों पर आपका विश्वास नहीं जमेगा, तो विश्वास नहीं जमेगा तो हमें कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। हम उसी प्रकार से अंधेरे में ही भटकते रहेंगे और फायदा हमें कुछ नहीं होगा। तो बाकी बात अब अगले एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।